जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों सभी साथियों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, तो आज जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए, ठीक है, बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए जो हिस्ट्री का यानी कि इतिहास का जो है 100 इम्पोर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, जो कि 24 सितंबर के लिए महत्वपूर्ण स्पेशल प्रश्न जो कि होने वाला है। इसलिए जो वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच करना और जितने भी प्रश्न का आंसर आप जानते हैं उसका आंसर जो आप कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा। ठीक है, और यदि आप बिहार पुलिस का मतलब स्टूडेंट हैं, ठीक है, यदि आप बिहार पुलिस का स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो जो है आपके लिए जो है मास्टर वीडियो होने वाला है। ठीक है, कौन सा वीडियो होने वाला है? यह जो है मास्टर वीडियो होने वाला है। तो चलिए बिना देरी करते हुए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप एग्जाम देने वाले स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो जरूर देख कर ही जाइएगा, क्योंकि इसमें जो है हिस्ट्री का जो है 100 प्रश्न लिया गया है। ठीक है, हिस्ट्री का 100 इम्पोर्टेंट प्रश्न लिया गया है, जो कि किसी न किसी एग्जाम में जो है वो पूछा हुआ प्रश्न है। और यदि चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि बिहार पुलिस के रिलेटेड कोई भी अपडेट होगा सबसे पहले जो है आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 1 है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है यह किसने किया था? देखो, हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है ये दयाराम साहनी ने किया है। यदि आप ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है, ये दयाराम साहनी ने जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 2 नंबर कि वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया कौन था? वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था, वह जो है कौन था? देखो, ये चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? ये चंद्रगुप्त मौर्य था। इसका बिल्कुल सही आंसर जो है ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, ठीक है, 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था? देखो, यह जो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में जो है ये लड़ा गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर की बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया, यानी कि बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक करके किसने जो है स्वतंत्र किया है? देखो, इसका बिल्कुल सही आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि मुर्शिद कुली खान ने किया है। यदि आप ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है ये मुर्शिद कुली खान ने मतलब जो है स्वतंत्र किया है। चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर की विधवा विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना है? विधवा पुनर्विवाह कानून जो है ये कब बना है? देखो, यदि आप ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं कि 1856 ईस्वी में, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है ये 1856 ईस्वी में जो विधवा पुनर्विवाह कानून बना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 6 नंबर की अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई है? अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति जो है ये कब अपनाई है? देखो, यह जो है 1858 ईस्वी के बाद जो है ये अपनाई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होने वाला है कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति जो है ये 1858 ईस्वी में अपनाया था। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो कि 7 नंबर प्रश्न है कि इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्ष तक चला था? इंग्लैंड में गृह युद्ध जो है ये कितने वर्ष तक चला था? देखो, इससे पहले जो हम कल बिहार स्पेशल के लिए, ठीक है, बिहार स्पेशल के लिए जो है 100 इम्पोर्टेंट प्रश्न करे हैं। ठीक है, यदि वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़कर जो है आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। क्या है कि देखो, बिहार पुलिस में जो है बिहार स्पेशल से जो है ये 5 से 6 प्रश्न जो है कन्फर्म जो है पूछता है। ठीक है, और इसमें जो 100 प्रश्न जो इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि बिहार स्पेशल से कराया गया है, तो वो वीडियो मतलब देखने के लिए जो है नहीं भूलिएगा। और उस वीडियो को देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, तो जाइए वहाँ से जाकर के आप जो वो वाला वीडियो भी देख लीजिए। तो चलिए अगला प्रश्न बताइए।
कि इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्ष तक चला था? देखो ये 7 वर्ष तक चला था। यदि आप तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये 7 वर्ष के लिए चला था। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है 8 नंबर की, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? आर्य जो है ये भारत में जो है कहाँ से आया था? देखो आर्य जो है ये भारत में केंद्रीय एशिया से आया था। कहाँ से आया था? ये जो केंद्रीय एशिया से आया था। यदि आप ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है, ये केंद्रीय एशिया से आया था। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर कि किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी? किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी? देखो रामायण और महाभारत की रचना जो है ये आर्य अवधि में हुआ है। यदि आप ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है, ये आर्य अवधि में जो है रामायण और महाभारत की रचना हुई थी। तो चलिए देख लेते हैं फिर से नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो कि आ चुका है 10 नंबर प्रश्न है कि गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? गुप्त समाज की स्थापना जो है ये किसने किया था? देखो गुप्त समाज की स्थापना की हम बात करें तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि चंद्रगुप्त ने किया था। गुप्त समाज की स्थापना जो है ये चंद्रगुप्त ने किया था। चलिए अगला प्रश्न है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है ये किनके बीच हुआ था? देखो ये बेगम खान और हेमू के बीच में हुआ था। यदि आप ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है ये बेगम खान और हेमू के बीच में हुआ था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न बताना है 12 नंबर की, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गौरी जो है ये कहाँ का शासक था? देखो यदि आप ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, यदि आप ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं कि अफगानिस्तान, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है, ये मोहम्मद गौरी जो है ये अफगानिस्तान का शासक था। तो चलिए फिर से देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? मस्तानी जो है यह किस शासक की प्रेयसी थी? देखो यदि आप ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं कि बाजीराव पेशवा, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है ये बाजीराव पेशवा, इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 14 नंबर की, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? बिहार प्रदेश को जो है किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जो है जीता था? देखो ये सर्वप्रथम जो खिलजी ने जीता था। यदि आप ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं खिलजी, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है कि बिहार प्रदेश को मुस्लिम शासक खिलजी ने जो है सबसे पहले जो है जीता था। तो चलिए फिर से देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो कि 15 नंबर में प्रश्न है कि मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किया था? मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने जो कि स्थापित किया था? देखो ये सबसे पहले जो है ये सूरत में करवाया था। यदि आप ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं सूरत, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है, ये सूरत हो जाएगा कि मुगल काल में सर्वप्रथम जो है अंग्रेजों ने ये सूरत में जो कि कारखाने स्थापित करवाया था। चलिए अगला प्रश्न है 16 नंबर की, पहली सहायक संधि कौन सी थी? पहली सहायक संधि जो है ये कौन सी थी? देखो पहली सहायक संधि की हम बात करें तो ये निजाम हो जाएगा। यदि आप ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, आपका बिल्कुल सही आंसर है कि पहली सहायक संधि जो है ये निजाम हो जाएगा। चलिए फिर से देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न जो कि 17 नंबर प्रश्न है कि कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का पितामह जो है ये किसे कहा जाता है? देखो यदि आप ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं कि पुरंदरदास, क्या है पुरंदरदास, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है, ये पुरंदरदास हो जाएगा कि कर्नाटक संगीत का पितामह जो है ये पुरंदरदास को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर में प्रश्न है कि किसके किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री जो है भारत में आया था? तो देखो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। यदि आप ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है चीनी यात्री भारत में आया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर की, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ वेल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? प्रिंस ऑफ वेल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है। देखो ये शाहजहाँ को पुकारा जाता है। यदि आप ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है, ये शाहजहाँ को पुकारा जाता है।
चलिए अगला प्रश्न है कि सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे, यानी कि सिख समुदाय के अंतिम गुरु जो है ये कौन था। देखो सिख समुदाय के अंतिम गुरु की हम बात करें तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो है ये गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्री गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। यदि आप ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है कि गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। सिख समुदाय के अंतिम गुरु जो है ये गुरु गोविंद सिंह है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर की कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का मतलब जो है आरंभ हुआ था। कुचिपुड़ी नृत्य जो है ये कहाँ पर आरंभ हुआ था, बताइए। यदि आप ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में तो आपका बिल्कुल सही आंसर है ये कुचिपुड़ी जो है नृत्य आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर में प्रश्न है कि चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात ये किसके द्वारा किया गया था। देखो यदि आप ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं कि महायान संप्रदाय तो आपका बिल्कुल सही आंसर है ये कि महायान संप्रदाय जो इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। देखो ये हिस्ट्री का 100 प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए वीडियो को जो है बीच में स्किप कर मत जाइएगा, क्योंकि यही हिस्ट्री जो है आपको एग्जाम में पास करवा सकता है। तो चलिए देखिए अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था। ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार जो है ये कौन था। देखो ये उस्ताद ईसा कौन था, ये उस्ताद ईसा था। यदि आप ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है ये उस्ताद ईसा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताना है 24 नंबर की बुद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है। बुद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार जो है ये किसे माना जाता है। देखो ये कलिक को माना जाता है। यदि आप ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है ये कलिक को जो है माना जाता है। देखो यदि आपको किसी प्रश्न में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। तो अगला प्रश्न है कि सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। सम्राट अकबर ने जो है निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण जो है ये फतेहपुर सीकरी में करवाया था। देखो ये पंचमहल का किसका निर्माण करवाया था, ये पंचमहल का निर्माण जो है ये फतेहपुर सीकरी में करवाया था। यदि आप ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है ये पंचमहल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 26 नंबर में प्रश्न है कि कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ जो है ये किस राजा ने बनवाया था। देखो ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। यदि आप ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। चलिए अगला प्रश्न है 27 नंबर की स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी। देखो ये आर्य समाज की स्थापना किया था। यदि आप ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है ये आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। चलिए अगला प्रश्न है 28 नंबर की निम्नलिखित में से किसने मतलब इबादत खाना बनवाया है। निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना जो है ये बनवाया है। देखो ये इबादत खाना जो है ये अकबर ने बनवाया था। किसने बनवाया था, ये अकबर ने बनवाया था। यदि आप ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है ये अकबर ने बनाया था। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला शासक कौन बनी थी। भारत की प्रथम महिला शासक जो है ये कौन बनी थी। भारत की प्रथम महिला शासक जो है ये कौन बनी थी। यदि आप ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं कि रज़िया बेगम तो आपका बिल्कुल सही आंसर है ये रज़िया बेगम जो कि बनी थी। इसका बिल्कुल सही आंसर जो है ये रज़िया बेगम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। टीपू सुल्तान जो है ये कहाँ का शासक था। देखो टीपू सुल्तान जो है ये मैसूर का शासक था। इसका बिल्कुल से आंसर जो है ये मैसूर हो जाएगा कि टीपू सुल्तान जो है ये मैसूर का शासक था। चलिए अगला प्रश्न बताना है 31 नंबर की भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था।
भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो है ये कौन था? देखो ये महमूद बिन कासिम, क्या हो जाएगा? महमूद बिन कासिम। यदि आप ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है कि महमूद बिन कासिम। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण जो है ये महमूद बिन कासिम था। तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, यानी कि प्रथम भारतीय साम्राज्य जो है ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? देखो ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है किया गया था। यदि आप ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है 33 नंबर की 33 नंबर में प्रश्न है कि किसके समाधि के कारण यानी कि नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? देखो ये गुरु गोविंद सिंह की, क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह की। यदि सॉरी यानी कि ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर होने वाला है, ऑप्शन की यदि हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी होने वाला है कि गुरु गोविंद सिंह। क्या हो जाएगा? ये गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखो आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का डाउट हो, सीधा हमसे जो है आप व्हाट्सएप के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से हमसे पूछिए, ठीक है, हम उसका रिप्लाई देंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? विख्यात सोमनाथ मंदिर को जो है ये किसने नष्ट किया है? देखो ये सुल्तान महमूद ने किया है। किसने किया है? ये सुल्तान महमूद ने किया है। यदि आप ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है, ये सुल्तान महमूद ने नष्ट किया है। चलिए अगला प्रश्न है 35 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? निम्नलिखित में से सबसे पुराना स्मारक जो है ये कौन सा है? निम्नलिखित में से सबसे पुराना स्मारक जो है ये कौन सा है? देखो यदि आप ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं कि अजंता की गुफाएं, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है, ये अजंता की गुफाएं हो जाएगा, जो कि सबसे क्या है? पुराना स्मारक है। चलिए अगला प्रश्न है 36 नंबर की सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है पूजा करते थे, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है किसका पूजा करता था? देखो यह जो है पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है ये पशुपति की पूजा करते थे। यदि आप ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है, ये पशुपति की पूजा करते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताना है 37 नंबर प्रश्न है कि त्रिपिटक क्या है? कि त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, यानी कि त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ जो है ये क्या है? देखो ये बौद्धों के मतलब क्या ग्रंथ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही आंसर है कि ये बौद्ध के मतलब त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है 38 नंबर की पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? अगला प्रश्न है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है ये कब हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है ये कब हुई थी? तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1761 ईस्वी में जो है पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 39 नंबर की मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद जो है मानी जाती है? मुगल साम्राज्य की नींव जो है ये किस लड़ाई के बाद जो है ये मानी जाती है? देखो ये पानीपत की प्रथम लड़ाई, क्या हो जाएगा? ये पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद जो है मुगल साम्राज्य की नींव की लड़ाई जो है ये मानी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर जो है होने वाला है। अगला प्रश्न है 40 नंबर की मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुआ है? मुगल वंश की स्थापना जो है ये भारत में जो है कब हुआ है? यदि आप ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं कि 1526 ईस्वी में, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है कि ये मुगल वंश की स्थापना जो ये 1526 ईस्वी में हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध जो है ये कब जो है लड़ा गया था? देखो प्लासी का युद्ध जो है ये 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध जो है ये 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया था। चलिए अगला प्रश्न कि बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? बक्सर का युद्ध जो है ये कब जो है ये आरंभ हुआ था? देखो बक्सर का युद्ध जो है ये 1700 मतलब 63 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? ये 1763 ईस्वी में जो है ये आरंभ हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला जो है ये किसने बनवाया था? देखो दिल्ली का लाल किला जो ये शाहजहां ने बनवाया था। यदि आप ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है कि दिल्ली का लाल किला जो है ये शाहजहां ने बनवाया था। चलिए अगला प्रश्न है 44 नंबर की शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था?
शिवाजी के प्रशासन में पेशवा जो है ये किसे कहा जाता था? देखो ये पेशवा जो ये मुख्यमंत्री को कहा जाता था। यदि आप ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा जो है ये मुख्यमंत्री को कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म जो है ये कौन सी थी? देखो ये झांसी की रानी कौन सी थी? ये झांसी की रानी हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ये झांसी की रानी, जो कि भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म है झांसी की रानी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन जो है ये कब हुआ था? देखो ये 1815 ईस्वी में हुआ था। यदि आप ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है कि वियना सम्मेलन जो है ये 1815 ईस्वी में हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? देखो यूरोप का मरीज जो है ये तुर्की को कहा जाता है। यदि आप ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है कि यूरोप का मरीज जो है ये तुर्की देश को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 48 नंबर प्रश्न है कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण जो है ये कब पूरा हुआ है? देखो जर्मनी का एकीकरण जो है ये 1871 ईस्वी में पूरा हुआ है। यदि आप ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है कि जर्मनी का एकीकरण जो है ये 1871 ईस्वी में पूरा हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन जो है ये किस वर्ष मतलब जो है पारित हुआ है? देखो एक्ट ऑफ यूनियन ये जो है कब पारित हुआ है? यह जो 1707 ईस्वी में पारित हुआ है। इसका बिल्कुल से आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1707 ईस्वी में जो है एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है 50 नंबर की बोल्शेविक क्रांति कब हुई है? बोल्शेविक क्रांति जो है ये कब हुई है? देखो बोल्शेविक क्रांति जो है ये 1917 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? ये 1917 ईस्वी में जो है बोल्शेविक क्रांति हुआ है। देखो आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप जो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था। नई आर्थिक नीति का जन्मदाता जो है ये किसे माना जाता है? नई आर्थिक नीति का जन्मदाता जो है ये किसे माना जाता है? देखो ये लेनिन को माना जाता है। यदि आप ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं लेनिन तो आपका बिल्कुल सही आंसर है कि नई आर्थिक नीति का जन्मदाता जो है ये लेनिन को माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया है? अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया है? देखो ये भी जो है लेनिन ने ही किया है। किसने किया है? ये लेनिन ने किया है। यदि आप ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है कि अप्रैल थीसिस किसने जो है तैयार किया है? यह जो है लेनिन ने तैयार किया है। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब किया है? नई आर्थिक नीति मतलब जो घोषणा कब किया है? देखो यह 1921 ईस्वी में किया है। कब किया है? 1921 ईस्वी में जो है किया है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो है ये 1921 ईस्वी में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि लाल सेना का गठन किसने मतलब किया था? लाल सेना का गठन जो है ये किसने किया था? लाल सेना का गठन जो है ये किसने किया था? देखो लाल सेना का गठन जो है ये ट्राटस्की ने किया है। किसने किया है? ट्राटस्की ने किया है। यदि आप ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है ये ट्राटस्की हो जाएगा, जो कि लाल सेना का गठन किया था। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने किया था? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत जो है ये किसने की थी? देखो ये मौकेडे ने किया है। किसने किया है? मैकाले ने किया है। यदि आप ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है ये मैकाले ने जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किया था। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था। राजा राम मोहन राय को ये सरोकार नहीं था। देखो ये संस्कृति की शिक्षा में
ठीक है, संस्कृति की शिक्षा में जो है ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है कि राजा राम राय जो है ये सांस्कृतिक शिक्षा में जो है शुरू का मतलब कार्य नहीं था। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल मतलब उत्तरदायी था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जो है ये कौन सा जनरल उत्तरदायी था। देखो ये जनरल डायर कौन हो जाएगा, ये जनरल डायर हो जाएगा। यदि आप ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जो है ये जनरल जो है ये जनरल डायर जो कि उत्तरदायी था। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। प्रथम मैसूर युद्ध जो है ये किनके बीच में लड़ा गया था। देखो ये ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में लड़ा गया था। ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में जो है ये लड़ा गया था। यदि आप ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है कि ये मैसूर युद्ध जो है ये ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में लड़ा गया था। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध जो है ये किसने लगाया था। देखो सती प्रथा पर प्रतिबंध जो है ये लॉर्ड विलियम बेटिंग ने लगाया था। किसने लगाया था, ये लॉर्ड विलियम बेटिंग ने लगाया था। यदि आप ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है, ये लॉर्ड विलियम बेटिंग ने जो है सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। चलिए अगला प्रश्न है कि किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था। किस वर्ष में म्यांमार जो है ये भारतवर्ष से अलग हुआ है। किस वर्ष में जो है म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था। देखो ये 1937 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है, यह जो है 1937 ईस्वी में हुआ है। यदि आप ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है, ये 1937 ईस्वी में हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष किया था। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष किया था। देखो ये 1919 ईस्वी में किया है। कब किया है, ये 1919 ईस्वी में किया है। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुआ है। जलियांवाला बाग की दुर्घटना जो है ये कब हुआ है। जलियांवाला बाग की दुर्घटना जो है ये कब हुआ है। यदि आप ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं 1919 ईस्वी में तो आपका बिल्कुल सही आंसर है, ये 1919 में जो है जलियांवाला बाग की दुर्घटना हुआ था। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था। 1911 तक बिहार जो है ये निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता था। देखो ये बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत जो कि आता था। बिहार जो है 1911 ईस्वी में बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत जो कि आता था। यदि आप ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है, ये बंगाल प्रांत के बीच में आता था। चलिए अगला प्रश्न है 64 नंबर की अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए संस्थापक कौन थे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक जो है ये कौन था। देखो ये सर सैयद अहमद था। कौन था, ये सर सैयद अहमद था। यदि आप ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है, ये सर सैयद अहमद था। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि चौरी चौरा कांड जो है किससे संबंधित है। चौरी चौरा कांड जो है ये किससे संबंधित है, ये बताना है। देखो चौरी चौरा कांड जो है ये असहयोग आंदोलन से संबंधित है। यदि आप ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं असहयोग आंदोलन तो आपका बिल्कुल सही आंसर है कि चौरी चौरा कांड जो है ये असहयोग आंदोलन से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन जो है ये कौन सा था। भारत में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन जो है ये कौन सा था। देखो ये होम रूल, कौन सा आंदोलन था, ये होम रूल आंदोलन था। यदि आप ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था ये होम रूल आंदोलन था। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर जो है ये कौन सा था। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर जो है ये कौन सा था। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर जो है ये कौन सा था। यदि आप ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं हड़प्पा तो आपका बिल्कुल सही आंसर है कि सबसे पहले पुराना शहर जो खोजा गया ये हड़प्पा शहर जो खोजा गया था।
चलिए अगला प्रश्न बताना है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, यानी कि सिंधु घाटी के लोग जो है किस पर विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग जो है ये किस पर विश्वास जो है करते थे, तो वो ये मृत शक्ति पर जो है विश्वास करते थे। यदि आप ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है कि सिंधु घाटी के लोग जो है ये मृत शक्ति पर जो है विश्वास करते थे। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ जो है ये क्या है। चलिए बताइए कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ जो है ये क्या था। तो को श्रेष्ठ या कुलीन, क्या हो जाएगा, श्रेष्ठ या कुलीन। यदि आप ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं कि श्रेष्ठ या कुलीन तो आपका बिल्कुल सही आंसर है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ जो होता है ये श्रेष्ठ या कुलीन होता है। चलिए अगला प्रश्न बताना है 70 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान जो है ये वैदिक काल के लोगों को नहीं था। देखो वैदिक काल के लोगों को जो है ये तंबाकू का फसल का ज्ञान जो कि नहीं था। यदि आप ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं तंबाकू तो आपका बिल्कुल सही आंसर है ये तंबाकू हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग जो है ये क्या है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग जो है ये क्या है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग जो है ये क्या है। देखो ये शुल्ब सूत्र, क्या है, ये शुल्ब सूत्र है। इसका बिल्कुल सही आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये शुल्ब सूत्र हो जाएगा। देखो प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है उसके बाद आंसर करना है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। देखो ये ऋग्वेद में दिया गया है। कहाँ पर दिया गया है, ये जो है ऋग्वेद में दिया गया है। यदि आप ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं ऋग्वेद तो आपका बिल्कुल सही आंसर है ये ऋग्वेद हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि वेदों की संख्या कितनी है। प्रश्न है कि वेदों की संख्या जो है ये कितनी है। देखो वेदों की संख्या जो है ये केवल 4 है। यदि आप ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है कि वेदों की संख्या जो है ये 4 है। चलिए अगला प्रश्न है कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो है ये क्या था। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय ये क्या था। देखो ये पशुपालन, क्या था, ये पशुपालन था। यदि आप ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं पशुपालन तो आपका बिल्कुल सही आंसर है कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो है ये पशुपालन था। चलिए अगला प्रश्न है 75 नंबर प्रश्न कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ जो है ये किसे कहा जाता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ जो है ये किसे कहा जाता है। देखो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ जो है ये सामवेद को कहा जाता है। यदि आप ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं सामवेद तो आपका बिल्कुल सही आंसर है ये सामवेद हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रथम विधि निर्माता कौन है। प्रथम विधि निर्माता जो है ये कौन है। देखो ये मनु, क्या हो जाएगा, ये मनु हो जाएगा। क्या है, ये मनु हो जाएगा। प्रथम विधि निर्माता जो है ये मनु हो जाएगा। यदि आप ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ जो है ये कौन सा है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ जो है ये कौन सा है। देखो ये श्रीमद् भगवत गीता, क्या हो जाएगा, श्रीमद् भगवत गीता। यदि आप ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप जो है ये क्या है, बताइए कि ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। देखो प्रमुख रूप जो है ये गोधन है। क्या है, ये गोधन है। यदि आप ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर जो है गोधन हो जाएगा कि ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप जो है ये गोधन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या जो है ये कितनी है। देखो पुराणों की टोटल संख्या की हम बात करें तो पुराणों की टोटल संख्या जो है ये 18 है। कितना है, ये 18 है। यदि आप ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं 18 तो आपका बिल्कुल सही आंसर है कि पुराणों की संख्या जो है ये 18 है। चलिए अगला प्रश्न है कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण जो है इनमें से किसकी उपासना था।
देखो ये प्रकृति का उपासना था। किसका उपासना था? ये प्रकृति का उपासना था। यदि आप ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं प्रकृति का, तो आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? देखो ये इंद्र का, ठीक है, ये इंद्र का हो जाएगा। यदि आप ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं इंद्र का, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है कि इंद्र देवता के लिए ऋग्वेद में जो है पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि अगला प्रश्न है कि शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्ब सूत्र जो है यह किस विषय से संबंधित पुस्तक है? देखो शुल्ब सूत्र जो है ये ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। यदि आप ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है ये ज्यामिति हो जाएगा। देखो ये आसतो माँ सदगमय कहाँ से लिया गया है? आसतो माँ सदगमय कहाँ से लिया गया है? देखो ये ऋग्वेद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? इसे जो है ऋग्वेद से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर जो है ये क्या है? देखो भू राजस्व की दर जो है 1/6 कितना है? ये 1/6 है। यदि आप ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं 1/6 तो आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में निष्क के नाम से क्या जाने जाते थे? प्राचीन भारत में निष्क के नाम से क्या जाने जाते थे? प्राचीन भारत में निष्क के नाम से क्या जाने जाते थे? देखो ये निष्क के नाम से जो है ये स्वर्ण आभूषण को जाना जाता था। स्वर्ण आभूषण को जाना जाता था। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो है ये स्वर्ण आभूषण हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, यानी कि योग दर्शन के प्रतिपादक जो है ये कौन है? योग दर्शन के प्रतिपादक जो है ये कौन है? देखो योग दर्शन का प्रतिपादक जो है ये क्या है? पतंजलि। क्या है? ये पतंजलि। यदि आप ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है ये पतंजलि हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि उपनिषद पुस्तकें किसमें संबंधित हैं? उपनिषद पुस्तकें जो है ये किससे संबंधित हैं? उपनिषद पुस्तक जो है ये किससे संबंधित हैं? उपनिषद पुस्तक जो है किससे संबंधित है? देखो उपनिषद पुस्तक जो है ये दर्शन से संबंधित है। यदि आप ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं दर्शन, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है कि उपनिषद पुस्तक जो है ये दर्शन से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी जो है ये कौन सी है? देखो ये सिंधु नदी है। कौन सी नदी है? ये जो है सिंधु नदी है। यदि आप ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं सिंधु नदी, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है कि वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी जो है ये सिंधु नदी है। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? कर्म का सिद्धांत जो है ये किससे संबंधित है? देखो कर्म का सिद्धांत जो है ये मीमांसा से संबंधित है। किससे संबंधित है? यह मीमांसा से संबंधित है। कर्म का सिद्धांत जो है ये मीमांसा से संबंधित है। यदि आप ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है ये मीमांसा से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है कि वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली जो है ये कौन सी थी? वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली जो है ये कौन सी थी? देखो ये गणतंत्र थी। कौन सी थी? ये गणतंत्र। यदि आप ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं गणतंत्र, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर जो है गणतंत्र हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि सबसे प्राचीन वेद जो है ये कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? देखो सबसे प्राचीन वेद की हम बात करें तो सबसे प्राचीन वेद जो है ये ऋग्वेद होता है। कौन सा वेद होता है? ये जो ऋग्वेद होता है। सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा वेद असंत गदय रूप में भी रचित है? कौन सा वेद है जो असंता गदय रूप में भी रचित है? देखो ये यजुर्वेद। क्या हो जाएगा? ये यजुर्वेद हो जाएगा। यदि आप ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है यजुर्वेद हो जाएगा। कौन सा वेद जो है असंता गदय रूप में भी रचित है? ये यजुर्वेद है। क्या है? यजुर्वेद। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
चलिए अगला प्रश्न जो कि निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति है जो कि प्राचीनतम है। देखिए ये मनु स्मृति क्या हो जाएगा, मनु स्मृति हो जाएगा। यदि आप ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं मनु स्मृति, तो आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर होने वाला है मनु स्मृति। चलिए अगला प्रश्न है कि आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है, आदि काव्य की संज्ञा जो है ये किसे दिया जाता है, आदि काव्य की संज्ञा जो है ये किसे दिया जाता है। देखो आदि काव्य की संज्ञा जो है ये रामायण को दिया जाता है। यदि आप ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं रामायण, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है कि आदि काव्य की संज्ञा जो है ये रामायण को दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि गायत्री मंत्र की रचना, गायत्री मंत्र की रचना जो है किसने किया था, गायत्री मंत्र की रचना जो है ये किसने की थी। देखो गायत्री मंत्र की रचना जो है ये विश्वामित्र ने किया है, किसने किया है, ये विश्वामित्र ने किया है। यदि आप ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है ये विश्वामित्र जो है गायत्री मंत्र की रचना की थी। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम था, हड़प्पा वासी जो है किस वस्तु के उत्पादन में जो है सर्वप्रथम था। देखो हड़प्पा वासी जो है सबसे मतलब उत्पादन में जो था वस्तु इसका कपास था, क्या था ये कपास। यदि आप ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं कपास, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है कि हड़प्पा वासी जो है ये कपास उत्पादन में सर्वप्रथम था। चलिए अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, सिंधु सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थान है जो भारत में स्थित है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान है जो भारत में स्थित है। देखो ये लोथल क्या है, ये लोथल जो है ये भारत में स्थित है, सिंधु सभ्यता का ये स्थान जो है भारत में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है। तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को जो है ये ग्राम भोजक कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ये ग्राम भोजक कहा जाता है। यदि आप ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं ग्राम भोजक, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है ग्राम भोजक। चलिए अगला प्रश्न है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था, नंद वंश का संस्थापक जो है ये कौन था, नंद वंश का संस्थापक जो है ये कौन था। देखो ये महानंदनी, कौन था, ये महानंदनी। यदि आप ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं महानंदनी, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है कि नंद वंश का संस्थापक जो है ये महानंदनी था। चलिए अगला प्रश्न जो कि आज का लास्ट प्रश्न है हिस्ट्री का कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया है, सिकंदर ने भारत पर जो है कब आक्रमण किया है, जल्दी बताइए। जो कि लास्ट प्रश्न है कि सिकंदर ने भारत पर जो है कब आक्रमण किया है। देखो सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व जो कि आक्रमण किया है, ठीक है। सिकंदर ने जो भारत पर आक्रमण किया था ये 326 ईसा पूर्व जो है आक्रमण किया था। चलिए आज का वीडियो जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह का वीडियो हमारे तक सबसे पहले पहुंचे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो चलिए फिर से मिलते हैं इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।